नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 6 अगस्त 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। दरअसल में संडे को न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो अपलोड नहीं होता है, लेकिन कल सैटरडे को वीडियो नहीं आ पाया था। व्यस्तता के कारण कल मैं वीडियो नहीं ला पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि संडे को सैटरडे और संडे दोनों का न्यूज़ आपको करवा दिया जाए। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिहार स्पेशल के भी मैं न्यूज़ इंक्लूड कर दूंगा इसमें। बिहार स्पेशल काफ़ी अच्छे न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पीटी और मेंस को लेकर। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म को भर लीजिएगा। 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा समय दिया गया है। फॉर्म कम से कम भर दीजिए, सीटें ऐड हो रही हैं धीरे धीरे और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से तैयारी करके। 30 सितंबर को टारगेट कीजिए, छोटे छोटे टारगेट बनाकर पढ़िए। पर डे के हिसाब से टारगेट बनाइए कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर को लेकर टारगेट बनाइए, सप्ताह का टारगेट, फिर मंथ का टारगेट बनाइए। इसी प्रकार से पढ़ना होता है। एट रैंडम हर दिन कोई भी सब्जेक्ट उठाकर मत पढ़िए। एक टारगेट में कि एक ख़त्म होगा, एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं, 3 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। समय को बांटिए, 3 घंटे 4 घंटे के एक सेटिंग में बांट सकते हैं। अगर आप 10 घंटे बैठते हैं तो 2-2 घंटे का 5 सेटिंग बना लीजिए। इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ओके, उससे पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, ये मेरा नया चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान करके। आज इस पर दूसरा वीडियो मैंने डाला है, एनालिसिस वीडियो है ये। आपके मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद करेगा। स्टडी फॉर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इतना करना चाहिए आपको। अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगा है, तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ये चैनल भी ग्रो हो जाए और इस पर एनालिसिस वीडियो आपको बेहतरीन मिलेगा। बेहतरीन का मतलब आज का वीडियो जाकर जब देखिएगा तब मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुछ फीडबैक देना हो तो भी दे सकते हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसका वीडियो लिंक आज आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और शेयर भी कर दीजिएगा इसको। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। सबसे पहला न्यूज़ क्या है, देखिए क्या है। लोकसभा में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल को किया गया है पारित। लोकसभा में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल को पारित किया गया है। अब ये क्या होता है और ये क्यों लाना जरूरी था? क्या सैन्य सुधार को लेकर ये सबसे बड़ा सुधारों में से एक साबित हो सकता है? तो इसको लेकर आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ से मेंस और पीटी दोनों में सवाल आ सकते हैं आपके कि लोकसभा ने शुक्रवार को वह विधेयक पारित कर दिया जिसमें कमांडर इन चीफ ऑफ और ऑफिसर इन कमांड को सैन्य संगठनों में कर्मियों पर अनुशासनिक और प्रशासनिक कार्रवाई के ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। इससे पहले लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन बिल सैन्य बलों को मजबूत करने की सरकार की योजना का हिस्सा है। सदन में विधेयक पेश करते समय विपक्ष के भारी विरोध के बीच रक्षा मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभी तक थल सेना, वायुसेना, नौसेना कर्मियों से जुड़े मामले संबंधित सैन्य अधिनियम के अनुसार तय किए जाते थे। अब सभी को मिलाकर एक कर दिया गया। अब क्या होता था कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कर्मियों से जुड़े हुए जो अधिनियम थे उनके हिसाब से उन पर डिसिप्लिन और उन पर कोई भी कमांड कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अब सबको मिलाकर सभी सेनाओं के एक ही कमांड और कंट्रोल को कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। वायुसेना और नौसेना के कर्मियों से जुड़े मामले संबंधित सेना के अधिनियमों द्वारा तय किए जाते थे, अब सभी को मिलाकर एक कर दिया गया है। एक ही अधिनियम सभी सैन्य कर्मियों पर लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि एयरफोर्स का अधिकारी है तो उसके ऊपर दूसरा अधिनियम लागू होगा, आर्मी का ऑफिसर है तो उसके ऊपर दूसरा अधिनियम लागू होगा। अब सभी आर्मी ऑफिसर्स पर, सभी एयरफोर्स ऑफिसर पर, सभी नेवी ऑफिसर पर, जितने सैन्य कर्मी हैं, सेना की बात हो रही है। यहाँ पर पैरा मिलिट्री की बात नहीं हो रही। पैरा मिलिट्री का मतलब होता है बीएसएफ, मिलिट्री का मतलब होता है सेना। सेना में जितने भी अंग आते हैं उन सभी पर अब एक ही अधिनियम के तहत डिसिप्लिन, कमांड व कंट्रोल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा सैन्य सुधार है। सैन्य बल और अन्य बलों से संबंधित इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन तालमेल बनाकर भी कार्य कर पाएंगे। इस समय विभिन्न बलों में कार्यरत कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड के पास अनुशासनिक व प्रशासनिक कार्रवाई के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है। इसके चलते कई बार कार्रवाई में लंबा समय लग जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। लेकिन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के गठन से सेनाओं की कार्रवाई प्रक्रिया एक ही स्थान पर आ जाएगी और उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। एक संसदीय समिति ने हाल ही विधेयक को बिना किसी संशोधन के पेश व पारित किए जाने की सिफारिश की थी। एक संसदीय समिति बनाया गया था जिसने क्या बोला कि इस संशोधन इस एक्ट में कोई भी संशोधन नहीं करना है, कुछ भी नया सिफारिश नहीं दिया। उसने बोला कि इसको पारित किया जाना चाहिए और इसको लोकसभा से भी पारित कर दिया गया है। अब ये राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पारित करवाना पड़ेगा अपर हाउस से। उसके बाद राष्ट्रपति महोदया इस पर साइन करेंगी और ये अधिनियम लागू हो जाएगा। नया विधेयक तीनों सेनाओं की एकीकृत व्यवस्था बनाएगा। हम जो इंटीग्रेटेड कमांड की बात करते हैं
थिएटर कमांड की बात करते हैं। थिएटर कमांड का मतलब क्या होता है, एक जगह से जहां पूरी भारतीय सेना को कमांड किया जा सके, कोई भी भारतीय सेना का कोई भी अंग, चाहे एयरफोर्स हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो और थल सेना हो, इनको एक जगह से बैठकर कमांड किया जा सके, जिससे क्या होगा, तालमेल बेहतरीन बनेगा इनका। सुब्रमण्यम समिति का रिपोर्ट पढ़िए, यह कुछ साल पहले सेतकर समिति था, शायद मैं भूल रहा हूँ। जितने सेना पर समितियाँ बनाई गई हैं युद्धों के बाद, उन सब ने एक चीज़ को रिकमेंड किया है कि हमारी सेनाओं के बीच तालमेल का अभाव है। एयरफोर्स और आर्मी के बीच में अगर तालमेल बहुत अच्छी होती तो याद रखिए, हम 1999 में जो हम कारगिल युद्ध जीते वो बहुत पहले जीत चुके होते, बहुत सारे सैनिकों की शहादत नहीं होती। तो इस तरह के रिकमेंडेशन दिए गए थे अलग अलग समितियों के द्वारा, जिसको भारत सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है धीरे धीरे। सैन्य सुधार कभी भी एकाएक नहीं किया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा सेना के तंत्र को सुधारना पड़ता है और ऊपर से नीचे तक सभी जगह सुधार की आवश्यकता होती है। इसलिए पहले सीडीएस का गठन किया गया। सीडीएस भी सैन्य सुधार में ही आता है। देखिए, सैन्य सुधार से जुड़ा हुआ सवाल यूपीएससी वालों ने मेन से पूछा है। सीडीएस बनने के बाद उन्होंने पूछा, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। पहले सीडीएस जो बनाया गया, जो चीफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, जो बिपिन रावत जी पहले थे, जब उनकी डेथ हो गई तो एमएन नरवणे को बनाया गया था कुछ दिनों के लिए। तो सीडीएस जब बनाया गया तो ये भी इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि सभी सेना की जो होती है उनका कमांडर एक भी होना चाहिए। किन मामलों में? कमांड देने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके बीच में तालमेल बिठाने के लिए होना चाहिए। इसी प्रकार से थिएटर कमांड की बात की जाती है। और अब क्या बोला जा रहा है, एकीकृत व्यवस्था, इंटीग्रेटेड कमांड की भी बात की जा रही है कि तीनों सेनाएं मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दें, या मिलकर युद्ध लड़ें, या मिलकर देश को सुरक्षा मुहैया करवाएं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के इतिहास में बहुत कम बार ऐसे हुए हैं कि सेना के सुधार के लिए कोई एक्ट बनाया जाए, ओके, जिसमें उनमें आपस में जुड़ाव पैदा होगा, मिलकर कार्य करने की भावना भी मजबूत होगी, ओके। इस न्यूज़ को ध्यान में रखिएगा। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल को ध्यान में रखिएगा। और मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब ये राष्ट्रपति के द्वारा साइन हो जाएगा तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और इसके पक्ष और विपक्ष के पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये लाना ज़रूरी था? क्या आज के जो वॉरफेयर है, नया युद्ध की तकनीक आ रही है जिसमें साइबर कमांड की भी बात की जा रही है, क्या उन चीज़ों के लिए इसको लागू करना ज़रूरी था? जब हमें दो फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है, चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध लड़ना पड़ सकता है, क्या इसकी आवश्यकता इसके कारण से पड़ रही है? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, एनालिसिस करते हुए, पॉइंट्स को डेवलप कीजिए अपने दिमाग में, उनको लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका बेनिफिट हो सकता है, ओके। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला अपना आर्टिकल है जिसको हमें डिस्कस करना है। G20 से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, लेकिन वही आर्टिकल नहीं है जो हम G20 में बार बार पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल अलग आर्टिकल है। पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई का थोड़ा सा तरीका बदल लीजिए। बीपीएससी बिल्कुल बदल गया है, आप जितना सोच रहे हैं उससे बिल्कुल बदल गया है। पीटी नहीं, मेंस तो और भी ज़्यादा बदल गया, ओके। चलिए देखते हैं आर्टिकल आज द हिंदू का आर्टिकल है। क्या है? द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोग्रेस मस्ट चेंज, ओके। देख क्या लिखा हो, विश्व जलवायु परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक असमानता, गरीबी और संघर्ष जैसे कई संकटों का सामना कर रहा है। पूरा विश्व की बात हो रही है। आर्थिक विकास का वर्तमान मॉडल समतामूलक नहीं है। सीधा सीधा बोला है कि आर्थिक विकास का जो वर्तमान मॉडल है पूरी दुनिया की बात कर रहा है। समतामूलक का मतलब क्या होता है? असमानता है पूरे दुनिया में ही, किसी भारत की बात नहीं हो रही है। सिर्फ असमानता व्यक्तियों के प्रति नहीं है, समाज के प्रति नहीं है, बल्कि पर्यावरण को भी पर्याप्त नुकसान पहुंचाते हैं हम डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये भी क्या आता है कि समतामूलक नहीं है, सभी को साथ में साधने की आप कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं, ऐसा पहले ही लाइन में स्पष्ट है। अगला क्या है? केवल आर्थिक विकास से विश्व की समस्याएं हल नहीं होंगी। अगला लाइन मैंने पढ़ा तो नहीं था, लेकिन आपके इमेजिनेशन में आ गया होगा कि केवल और केवल आर्थिक विकास से विश्व की समस्याएं जो हैं वो हल नहीं हो सकती हैं। इतना तो आपको खुद ही मन में आ जाना चाहिए था। अगला लाइन क्या होगा? इसे संवहनीय और समतामूलक भी होना चाहिए। संवहनीय का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल होना चाहिए और समतामूलक होना चाहिए। G20 जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80%, G20 में जितने देश हैं वो दुनिया भर की जीडीपी का 80% है उनके पास। वैश्विक आबादी का 2/3, 66% आबादी लगभग में इन्हीं के पास है।
प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक शासन के सबसे प्रभावशाली मंच में से एक है। हालांकि वर्तमान में यह गतिरोध का सामना कर रहा है, जहां अमेरिका चाहता है कि इसके सदस्य रूस और चीन को इससे बाहर कर दिया जाए। अमेरिका जहां भी रहता है अपने दुश्मनों को हमेशा टारगेट करता रहता है। वो कभी भी ये कोशिश करता ही नहीं है कि पीस बने, दुनिया में शांति बने। हथियारों को लेकर शांति की बात कैसे हो सकती है? दरअसल में ये जो बड़े बड़े इकोनॉमी वाले आपको देश दिखते हैं, चाहे वो चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, शांति कोई नहीं चाहता है। अगर दुनिया में वास्तविकता में शांति स्थापित हो गई तो यकीन मानिए इनका जो हथियार का खरबों रुपए का कारोबार है वो बंद पड़ जाएगा। ये आपको भी बेचेंगे हथियार, आपके दुश्मनों को भी हथियार बेचेंगे, भारत को भी हथियार बेचेंगे, पाकिस्तान को भी हथियार बेचेंगे, फिर बोलेंगे चलो मुर्गा लड़ाते हैं। वही हाल होता है पूरी दुनिया में। G20 देश जो हैं उनमें अमेरिका चाहता है कि इससे रूस और चीन को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वो उसको सीधा चैलेंज करते हैं। अगला देखिए क्या है। हालांकि वर्तमान यह गतिरोध का सामना कर रहा है, जहां अमेरिका चाहता है G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत G7 के दबाव में नहीं आया है। G7 भारत पर पर्याप्त दबाव बना रहा है कि थोड़ा सा इनको हेकड़ी दिखाओ इन दोनों देशों के लिए। भारत बोलता है कि चीन के साथ हमारे विवाद हैं, हम उस विवाद को खुद ही निपट लेंगे, आप सब नेता मत बनिए यहाँ पर। रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और अच्छे संबंध ही रहेंगे, जब तक हमें उसकी ज़रूरत है हमारे संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और चाहता है कि G20 मानव जाति के 90% भाग के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करे जो G7 से बाहर है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने दुनिया के सभी नागरिकों को एक साथ लाने और दुनिया के सभी के लिए बेहतर बनाने के लिए वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ये G20 का थीम है। पीटी में आपसे पूछ सकता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारत ने G20 के लिए लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लिए जीवन शैली का दृष्टिकोण भी प्रस्तावित किया है। इसके लिए संपूर्ण समाज में सामूहिक कार्यों में निहित सभी स्तरों पर हितधारकों के बीच सुसंगत कार्य की आवश्यकता है। यह सतत जीवन शैली का समर्थन करने में स्थानीय समुदाय, स्थानीय और क्षेत्रीय सरकार, पारंपरिक ज्ञान की भूमिका को भी चिन्हित करता है और इसका संवर्धन भी करता है। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि भारत का क्या है। भारत का किसी भी दुनिया के संकट को G20 पर प्रभाव नहीं पड़ने देना है। ऐसा ना हो कि रूस के राष्ट्रपति G20 में ना आए, ऐसा ना हो कि चीन के राष्ट्रपति G20 में ना आए, ऐसा ना हो कि अमेरिका के लोग यहाँ पर आके रूस की आलोचना कर रहे हैं, जैसा हुआ भी। G20 के विदेश मंत्रियों की जब सम्मेलन हुई है भारत में अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें जमकर रूस को लताड़ लगाया गया है, लेकिन भारत ने उसको सिरे से खारिज भी किया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज़ नहीं हो पाया, ज्वाइंट स्टेटमेंट तक नहीं आ पाया कि ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या दिया है G20 में। क्यों? क्योंकि दुनिया अभी इतने विवादों में उलझी हुई है और विवाद का मंच क्या बन रहा है? G20। और ऐसे समय अध्यक्षता किसके पास है? तो अपने पास है, जिसके सबके साथ अच्छे रिलेशन है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा लूसेंट वाला पढ़ाई नहीं हो पाता है मेरे से। थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश किया कीजिए, यही चीज़ आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। पढ़ने से ज़्यादा जो चीज़ आप सुनते हैं ना, वो आप मेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा लिख पाते हैं। अनुभव से बता रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, G20 के बारे में एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। 1999 में स्थापित, अस्थायी सचिवालय नहीं है। 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य है। अस्थायी अतिथि देश स्पेन है, जो हर साल जिसको आमंत्रित किया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। 2023 की अध्यक्षता भारत का थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। शेरपा G20 देशों के प्रतिनिधि के रूप में कार्यावली और कार्यों का समन्वय करते हैं। ट्रोइका अध्यक्ष ट्रोइका निर्मित द्वारा समर्पित होता है। ट्रोइका शब्द का इस्तेमाल पूर्व, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष के संदर्भ में किया जाता है, जैसे इंडोनेशिया, भारत और इसका अगला होगा ब्राज़ील में। तो ये तीनों अभी ट्रोइका में शामिल हैं G20 के। ये देखिए जितने ब्लू कलर से आपको दुनिया भर में देश दिख रहे हैं, ये सभी G20 के सदस्य हैं। एक चीज़ को गौर कीजिए, इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखिए और ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। देखिए इस मैप में आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। G20 में किन का प्रभाव दिख रहा है आपको? एशिया के कौन कौन से देश दिख रहे हैं? दक्षिण कोरिया है, जापान है, चीन है, भारत है। यहाँ पर इंडोनेशिया जैसा देश आपको दिख रहा है। उसके अलावा ये कौन है? रूस है। यहाँ पर यूरोप के काफ़ी देश दिख रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको तीनों हैं। उत्तरी अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी है यहाँ पर, न्यूजीलैंड सदस्य नहीं है। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इतने बड़े अफ्रीका महाद्वीप से केवल एक देश साउथ अफ्रीका है जो G20 का सदस्य। आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि अफ्रीका महादेश से 4 सदस्य हैं G20 के। आप बोलेंगे सही है, इतना बड़ा महादेश है तो आंसर तो होगा ही, सही ही होगा।
और आपका गलत हो जाएगा। एक ही देश है पूरे अफ्रीका महादेश से, कौन है? दक्षिण अफ्रीका नामक देश है। बोला जाएगा कि अरेबियन पेनिनसुला से 4 देश सदस्य हैं, नहीं, केवल और केवल सऊदी अरब जो है वो इसका सदस्य है। एशिया से कितने सदस्य हैं? तो भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ओके, इंडोनेशिया भी है। इतना ध्यान में रहेगा। इसी हिसाब से थोड़ा सा देखा कीजिए मैप वगैरह को, जब भी मैप देखते हैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, ओके। वैश्विक शासन को आकार देने में G20 की क्या भूमिका है? आर्थिक समन्वय। आर्थिक मुद्दे राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रभाव रखते हैं, इसलिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता रखते हैं। G20 विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी आर्थिक नीतियों का चर्चा करते हैं, उन्हें संरक्षित करने तथा वैश्विक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग अभी मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं, मुझे पता है। न्यूज़पेपर एनालिसिस, उनको लगता है कि क्या देख रहा हूँ, ये फालतू का समय बर्बाद हो रहा है। एग्ज़ाम होने दीजिए आप, 68वीं का जैसे हुआ है 69 का भी होने दीजिए, सेकेंड पेपर और पहले पेपर को होने दीजिए। मेंस एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ने का बेनिफिट। जो लोग मेंस देने जाएंगे वो खुद मुझे मैसेज करेंगे, इतना तो मुझे पता है, अगर एक भी कोई देख रहा होगा तो। इसलिए अच्छे से फॉलो कीजिए इस चीज़ को, ओके। G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80% से अधिक की, वैश्विक व्यापार 75% की हिस्सेदारी रखता है। संकट प्रबंधन क्या है? G20 का उभार 2008 के वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तब इसे तत्काल चुनौतियों का समाधान करना, रिकवरी के लिए रणनीति तैयार करने के लिए वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाकर संकट प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उल्लेखनीय कि कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में G20 के नेताओं ने वैश्विक प्रयासों के समन्वय के लिए एक असाधारण वर्चुअल लीडर्स समिट का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अनुसंधान का समर्थन करने, चिकित्सा आपूर्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने, सर्वोत्तम अभ्यासों के साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई। ये चीज़ क्लियर हो गया। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में क्या क्या सुधार किए हैं? G20 वैश्विक वित्तीय प्रणाली की प्रतिष्ठा और स्थिरता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इसने भविष्य के संकटों को रोकने के लिए वित्तीय संस्थानों, विनियमों, निरीक्षण तंत्र में सुधार पर बल दिया है। वित्तीय विनियम के लिए G20 की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप वित्तीय स्थिरता बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की स्थापना की गई, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और इसके बारे में अनुशंसाएं करता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड किस संगठन के तहत स्थापित किया गया है? G20 चर्चा में है तो निस्संदेह पूछ सकता है, तो G20 के तहत स्थापित ये एक बोर्ड है, ओके। अब जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या काम करता है G20? जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, हालांकि यह इसे प्राथमिक कार्य का दायित्व में शामिल नहीं है। G20 मुख्य रूप से इकोनॉमी के सेक्टर में काम करती है, पर्यावरण को लेकर काम नहीं करती है। फिर भी G20 ने पर्यावरणीय मुद्दों और सतत विकास को संबोधित करने का प्रयास किया है। इस समूह के निर्णय संसाधन आवंटन, ऊर्जा नीति और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करते हैं। G20 के जो निर्णय होते हैं वो इन सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। एजेंडे को आकार देना, G20 एजेंडा तय कर सकता है कि वैश्विक स्तर पर प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। इसकी चर्चाएं प्रायः अंतर्राष्ट्रीय आख्यान को आगे बढ़ाती हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का मार्गदर्शन भी G20 के द्वारा किया जाता है। दरअसल में दुनिया की 80% GDP जो संस्था कंट्रोल करेगी, और सोचिए कि जो दुनिया की 2/3 आबादी को कंट्रोल करेगी, क्या उसके पास पावर नहीं होगा? क्या उसके जो फैसले होंगे ये दुनिया के अन्य संगठनों को प्रभावित नहीं करेंगे? निसंदेह करेंगे। तो ये आपको खुद भी सोचना चाहिए। एक बार इमेजिन कीजिए कि G20 ने कोई फैसला लिया है तो क्या उसका प्रभाव G7 पर, ब्रिक्स पर, SCO पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा उसका प्रभाव, ओके। इतना आज के आर्टिकल में डिस्कस करते हैं कि G20 किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है। बाकी G20 के जो क्या बोलते हैं चुनौतियां हैं उसके समक्ष, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। जब G20 पर IR का वीडियो लेकर मैं आऊँगा तो उसमें मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर दूँगा, ओके। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस PT फैक्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। PT से संबंधित फैक्ट है। PT में सीधा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि INS सह्याद्री किसका नाम है भाई? भारत में पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो INS सह्याद्री पर पापुआ न्यू गिनी के PM का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। आपसे PT में सीधा यही पूछ लिया जाएगा, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का सम्मान समारोह किस नेवल शिप पर आयोजित किया गया हाल ही में? तो कहाँ पर? तो INS सह्याद्री। ये क्या है? इंडियन नेवल शिप सह्याद्री नामक एक जहाज़ है भारतीय नौसेना का, जिस पर पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनको सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज़ सह्याद्री और कोलकाता के अधिकारियों की ओर से पापुआ न्यू गिनी के PM जेम्स मारपे के लिए सम्मान समारोह का मेज़बानी किया गया, और यह आयोजन जहाज़ पर किया गया। मरापे वही नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी जाते हुए पैर छूकर सम्मानित किया था। नौसेना दोनों जहाज़ों पूर्वी हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात किए गए। पूर्वी हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसको तैनात किया गया है। भारत और
पापुआ न्यू गिनी के बीच मोरेस्बी जो बंदरगाह है वहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। पोर्ट मोरेस्बी है, कहाँ पर है तो पापुआ न्यू गिनी में है। पोर्ट मोरेस्बी के बारे में तो जानते होंगे आप लोग। ओके, अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है ये भारत नेट से संबंधित है। भारत नेट एक कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार का, और भारत नेट जो है इसमें बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं हमें, ऐसा भारत सरकार कह रही है। क्या है भारत नेट कार्यक्रम और ये किस प्रकार से मदद कर रहा है? ये क्या है, 175 GB डेटा औसतन प्रति घर खर्च हो रहा है गाँव में ब्रॉडबैंड से। और भारत सरकार ने कुछ आंकड़े दिए हैं, गांव के लोग भी अब विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन चिकित्सक सलाह ले सकेंगे, ऐसा कह रही है भारत सरकार। ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे, ग्रामीण विद्यार्थी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकेंगे, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को घर बैठकर इंटरनेट के जरिए तैयारी कर सकेंगे। इससे न सिर्फ उनका पैसा बचेगा बल्कि समय के भी बर्बाद होने से बच सकेगा। जो बच्चे देख रहे हों तो ज़रूर चिढ़ रहे होंगे कि ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है और भारत सरकार जश्न मना रही है। हम तो अपना GB वाला नेट खर्च कर रहे हैं, मोबाइल डेटा खर्च करके देख रहे हैं, और भारत सरकार पता नहीं कहाँ का प्रचार करे। देखिए कहीं कहीं पर हुआ होगा ऐसा। क्या है कि ये सब संभव होगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से। दूसरे शब्द में कहें तो डिजिटल क्रांति, ग्रामीण भारत सशक्त होगा डिजिटल क्रांति से। अब आगे क्या बात किया गया इसमें, असल में भारत नेट कार्यक्रम, इसी के बारे में मुझे आपको बताना है कि तहत 6.40 लाख गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दिया है। और आपको मैं बता दूं कि ये इससे फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से गाँव को जोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें क्या होता है, लाइट के फॉर्मेट में डेटा का ट्रांसफ़र होता है। आपको पता ही होगा लाइट के फॉर्मेट में, लाइट के द्वारा डेटा का ट्रांसफ़र होता है। तो और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, भारत नेट कार्यक्रम के तहत किसी गांव को इंटरनेट से कनेक्टेड कैसे मान लिया जाता है। उस गांव के पंचायत ऑफिस को अगर इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया तो वो पूरा गांव इंटरनेट कनेक्टेड घोषित हो जाता है भारत सरकार के अकॉर्डिंग। तो 6.40 लाख गांव जब बोला जाता है तो इतने गांव में कम से कम पंचायतों को कनेक्ट कर दिया गया है या करा जाएगा, बाकी जो हैं उनको करा जाएगा। अभी कुछ गांव को किया गया है, कुछ गांव को नहीं किया गया है। उनके पंचायत ऑफिस को फाइबर ऑप्टिक्स नेट के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसी को भारत सरकार क्या बोलेगी कि हर गाँव को हमने भारत नेट के जरिए कनेक्ट कर दिया है। आने वाले समय में गाँव में आपको वाईफाई स्पॉट भी देखने को मिलेंगे, हॉट स्पॉट वाईफाई वगैरह का बनाया जाएगा। जैसे शहरों में उपलब्ध होते हैं वैसे गाँव में भी आपको उपलब्ध होंगे, ऐसा कह रही है भारत सरकार। अब भारत नेट कार्यक्रम क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूं, कुछ बदलाव भी किए गए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गांव के हर घर तक अब भारत सरकार कोशिश करेगी। पहले जब इस योजना को लाया गया था शुरू में, तो भारत सरकार ने घोषित किया था कि पंचायत ऑफिस को जोड़ेंगे और उसी को जोड़ना शुरू भी किया था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। और अभी उसी बदलाव के बारे में न्यूज़ भी आया है कि गांव के हर घर तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने का काम उसी गांव का वह उद्यमी करेगा जिसके साथ भारत नेट परियोजना चलाने वाली सरकारी एजेंसी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड समझौता करेगा। BSNL की तरफ से इन उद्यमियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। घरों में इंटरनेट बॉक्स लगाने का रखरखाव की जिम्मेदारी इसी उद्यमी का होगा। ब्रॉडबैंड प्लान के तहत जो राजस्व प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा उस ग्रामीण उद्यमी को दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण इलाके में 2.50 लाख रोजगार निकलेंगे। अब भारत नेट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा कार्यान्वित एक मिशन भी है। BBNL भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जो क्या काम करती है, जो इंटरनेट फाइबर से गाँवों को जोड़ेगी। यह राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी में डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने हेतु एक उच्च मापनीय नेटवर्क अवसंरचना है, जिसे गैर भेदभावपूर्ण आधार पर सभी घरों के लिए 2 MBPS से 20 MBPS तक सभी संस्थानों को उनकी मांग क्षमता के अनुसार सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक्सेस किया जा सकता है। 20 MBPS तक स्पीड बोला है। अब 5G के ज़माना में 20 MBPS देंगे, बताइए क्या होगा। इस संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को लॉन्च किया गया। 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया है। 20 MBPS बोल रहे हैं, अगर 10 MBPS भी दे देंगे तो बहुत सारे बच्चों का लाभ हो जाता है इससे। ओके, कम से कम इंटरनेट अच्छा चलेगा। यूट्यूब पर वीडियो भी बनाकर अपलोड कर पाएंगे बच्चे, रोजगार क्रिएट हो सकता है। NOFM को ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने हेतु एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से एक सूचना सुपर हाईवे के रूप में परिकल्पित किया गया है। 2019 में संचार मंत्रालय ने संपूर्ण देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाओं के सार्वभौमिक और समान पहुंच की सुविधा हेतु राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को शुरू किया था। तो दरअसल में यही है, फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश को जोड़ना है, हर गाँव को जोड़ना है। और गाँव से बढ़कर हम कहाँ जा रहे हैं, हर परिवार को जोड़ने की अब बात पर हम लोग आ गए। जब शुरुआत किया गया था तब बात की तो हर गाँव के पंचायत ऑफिस को जोड़ेंगे, अब बात किया
जा रहा है कि हर गांव के हर घर को हम लोग जोड़ेंगे। जैसे हर घर में टॉयलेट बनाया, जैसे हर घर तक बिजली पहुंचाई, वैसे ही बेसिक नीड अब हो गया है, सामान्य नीड हो गया, ज़रूरत का साधन बन गया इंटरनेट। इसके बिना लोग नहीं रह सकते हैं। तो अब इसको भी घर घर तक पहुँचाने की बात हो रही है। ओके, तो इस योजना को ध्यान में रखिएगा। अगले पर चलते हम लोग। देखिए, बिहार के बारे में विशेष न्यूज़ आया है कि बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं को नहीं करनी होगी बजट की प्रतीक्षा। बिहार सरकार ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, पंचायतों को लेकर बदलाव किया है। तीसरी स्तर की जो पंचायती संस्थाएं होती, पता है, पहला स्तर केंद्र, दूसरा राज्य, तीसरा पंचायत। तो पंचायतों का बजट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बिहार सरकार ने बहुत बड़ा उपकार किया है पंचायतों पर। लेकिन पंचायत के जो मुखिया और सदस्य होते हैं वो तो बड़े खुश होंगे, आज लड्डू बांट रहे होंगे कि बजट की कमी नहीं होगी, और बजट का तो खर्चा करना है नहीं, घर बनाना है सिर्फ पैसे से। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों को खर्च में छूट देकर बड़ी राहत प्रदान की है। ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषदों का बिजली बिल, इंटरनेट, टेलीफोन बिल, कार्यालय खर्च, सफाई एवं भवनों का रखरखाव मद में खर्च के लिए बजट की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। 15वें वित्त आयोग और 6ठे वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से इन बिलों का भुगतान त्रिस्तरीय पंचायत कर सकेंगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को इस राशि में से 10% अपने ज़रूरत पर खर्च करने की छूट दी गई है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम को दिशा निर्देश भेज दिया है। तो ये सुधार कहाँ पर लागू किया गया है? बिहार में, कि आपको जो आपके बेसिक नीड होते हैं, ऑफिस को चलाने के भी जो नीड होते हैं ना, बिजली बिल आता है, इंटरनेट आता है, टेलीफोन का बिल आता है, कार्यालय का खर्च होता है, उसके बाद से साफ सफाई पर खर्च करना पड़ता है। तो इनसे जुड़े हुए जो आपको खर्च करने पर पहले इसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी, भाई साहब झाड़ू लगाने वाले को पैसा दें कि नहीं दें। तो अब पहले लिख के आता था हाँ दे दीजिए, तब वो देते थे। इस तरह के बेसिक नीड के कारण भी बेचारों को दौड़ना पड़ता था। अब क्या होगा? अब इस तरह के कोई खर्चे नहीं होंगे, और खर्चे होंगे ही मतलब उनको अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अपने आप से जितना उसको फंडिंग मिलेगा उसका 10% वो इस चीज़ पर खर्च कर सकते हैं। 10% को याद रखिएगा, ये पूछ सकता है पीटी में भी आपसे। अगला क्या लिखा हुआ देखिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग और 6ठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। जितने पंचायत होते हैं पूरे देश भर में, उनको 1500 करोड़ की राशि दी जाती है, पूरे राज्य भर में जितने पंचायतें सबको मिलाकर लगभग में, और ये उनको खर्च करना होता है। तो अब क्या हुआ है, डीएम को ये आदेश बता दिया गया है कि भाई साहब ऐसा करो। अब वो अपने आप खर्चा कर सकते हैं, पंचायत वगैरह, सामान्य जो ऑफिस वगैरह काम होते हैं इनके लिए। ओके, अगला न्यूज़ क्या है? अगला तो है कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगला चलते हैं कि बिहार स्पेशल में क्या है न्यूज़। आज बिहार स्पेशल एक और न्यूज़ मैं बताऊंगा आपको, वहां से सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। हाटी समुदाय के बारे में आपको बता चुका हूं, हिमाचल प्रदेश के बारे में पिछले से पिछले वीडियो में। ओके, चलिए देखते हैं बिहार स्पेशल में क्या है आज। बिहार के एक लड़के के बारे में न्यूज़ है कि पटना के 15 वर्षीय छात्र प्रणव ने बाजार से कई गुना सस्ता स्मार्ट इन्वर्टर को बनाया है। और क्या है देखिए कि 3 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के साथ पटना के छात्र प्रणव ने महज 15 वर्ष की उम्र में बाजार में मिलने वाले इन्वर्टर से कई गुना सस्ता टच स्क्रीन वाला इन्वर्टर बनाया है। जानकारी के मुताबिक 17वीं बार प्रणव को सफलता हाथ लगी और स्मार्ट इन्वर्टर बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इससे जुड़े हुए सवाल अगर ये पूछा जाएगा किस छात्र ने हाल ही में बिहार में स्मार्ट इन्वर्टर को बनाया है, तो इस तरह के सवाल बीपीएससी ने एक बार पूछा था, घुमा फिरा कर कुछ भी करंट के नाम पर बिहार स्पेशल कुछ भी पूछ लेती है। तो इस बार अगर पूछता है तो इसको याद रखिएगा, वो त्रिस्तरीय पंचायत वाला ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसमें 10% खर्चा पंचायत अपने मनमर्जी से कर सकती है, उस आंकड़े को भी ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगला वीडियो आपका साइंस से जुड़ा हुआ एमसीक्यू मिलेगा। साइंस के एमसीक्यू के अलावा आज मैं एक गाइडेंस का भी वीडियो बना दूंगा, संडे है तो। और वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए कि थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच आप सभी का।